THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। THI एजुकेशन चैनल में आज एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम कल फिजिक्स में सीखे थे धारामापी का कार्यचेतांक सीखे थे। हमने सीखा था कल कि भाई धारामापी कैसे काम करती है। हम वहाँ सीखे थे कि धारामापी का जो विक्षेप होता है वो धारामापी में बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब धारा ज्यादा तो विक्षेप ज्यादा, धारा कम तो विक्षेप कम। कल ही सीखे थे बच्चों कि धारामापी से जुड़े हुए दो बड़े दिलचस्प टॉपिक हैं आपके सिलेबस में और बहुत ही उपयोगी है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो उस दिलचस्प टॉपिक में से आप पहली टॉपिक आज हम आप सीखने वाले हैं। क्या टॉपिक है बच्चों? धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण बच्चों आज हम सीखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल अथवा खुद थ्योरी का बच्चों न्यूमेरिकल ज्यादा निश्चित रूप से आती है। न्यूमेरिकल तो हम सीख ही जाएंगे लगाना, साथ साथ हम जान लें कि हमारे रियल लाइफ में जब कभी भी हमको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना होगा, अमीटर के रूप में यूज करना होगा, तो हमें क्या करना होगा। प्रैक्टिकल के टाइम इस बात को आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल करेंगे जब आप विभवमापी से जुड़े हुए या मीटर से जुड़े हुए प्रैक्टिकल करेंगे आप, तो भी आपको गैल्वेनोमीटर की धारामापी की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो धारामापी का हम मीटर के रूप में रूपांतरण सीखने वाले हैं आज। धारामापी का वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण फिर अगले वीडियो में हम आप सीखेंगे। तो पहले आज सीख लिया जाए मीटर के रूप में रूपांतरण। तो बच्चों, मीटर होता क्या है आप जानते हैं, एकदम कक्षा 10 से ही जानते हैं कि मीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को एम्पियर में पढ़ता है बच्चों। मिली एम्पियर में पढ़ने के लिए, मिली एम्पियर में धारा का मान ज्ञात करने के लिए मिलीमीटर, माइक्रो एम्पियर में धारा का मान पढ़ने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर भी कई परिपथों में प्रयोग में लाए जाएंगे। जनरली अमीटर ही है वो, बस छोटा मान होगा तो मिली और छोटा हो जाएगा तो माइक्रो हो जाता है बच्चों। तो अमीटर हम सीखे कि वह उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मापन कराया जाता है। हम सीखे हैं कि अमीटर परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सीखे हैं इस प्रकार से लगाया जाता है कि उसका धन टर्मिनल बैटरी के धन सिरे की ओर और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण सिरे की ओर हो। तो बच्चों, आज हम भाई सीखने वाले हैं धारामापी को मीटर के रूप में बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही बैठ जाए कि भाई धारामापी को मीटर में काहे बदलें हम। तो धारामापी को मीटर में इसलिए बच्चों बदला जाएगा कि जब हम अमीटर से किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करते हैं तो अमीटर शुद्ध मान ना देकर उस मान में थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है। उसी त्रुटि को समाप्त करने के लिए अब अमीटर खुद नहीं समाप्त कर सकता है। उस त्रुटि को समाप्त करने के लिए आपको धारामापी का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हमको धारामापी को अमीटर के रूप में यूज करना है बच्चों। तो अमीटर के रूप में यूज करना है तो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सारे जवाबों के साथ हम आप आज मिलकर सीखने वाले हैं धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। और आप जान लें कि जिसने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा वह इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न को जब बोर्ड परीक्षा के टाइम पेपर में देखेगा तो बहुत पछताएगा। तो चलिए हम आप मिलकर देखते हैं, सीखते हैं धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण सीखने से पहले हम फिर से एक बार अमीटर डिफाइन कर ले मन में कि अमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। यह परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और इस प्रकार से लगाया जाता है कि इसका धन टर्मिनल बैटरी के धन सिरे की ओर और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण सिरे की ओर लगा हो। तो चलिए, इतनी बात अगर आप सीख गए हैं तो हमने कहा कि भाई धारामापी को मीटर के रूप में क्यों लगाते हैं। आपने कहा त्रुटि हो जाती है। तो त्रुटि हो जाती है तो कितनी हो जाती है पहले देख लें। त्रुटि दूर करने का उपाय सीख जाएं। तो जब हम त्रुटि दूर करने का उपाय सीख जाएंगे तो वो उपाय धारामापी में लगा देंगे तो धारामापी बिना त्रुटि के धारा माप देगी।
तो बिना त्रुटि के धारा माप देगी बच्चों। तो मापने के लिए हम सीखना शुरू करते हैं धारा मापी का मीटर के रूप में रूपांतरण। सीखने के लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है। ये सेल हम मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है। हम मान लेते हैं R ओम का एक प्रतिरोध है, इसी में धारा भेज रहा है। हम मान लेते हैं बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। मान लेते हैं कि यहाँ जो एक रेजिस्टेंस है, इसका जो अपना रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं बच्चों 0, अरे RA है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम RA है, यही मान ले रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस RA। ठीक है, समझ रहे हैं सर? ये रेजिस्टेंस दिखाया गया बच्चों अमीटर का, ये फारमीटर है यही। अब अमीटर आपने श्रेणी क्रम में लगा दिया बच्चों, तो हम श्रेणी क्रम में लगते ही जान रहे हैं कि परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया होगा। परिपथ जो केवल चल रहा था, अब श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध लग गया, तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया होगा। तो परिपथ का अगर हम प्रतिरोध निकाल लें तो परिपथ का कुल प्रतिरोध अब बदल गया होगा। श्रेणी क्रम में आप सीखे में क्लास 10 से ही कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सारे प्रतिरोधों के सीधे योगफल के बराबर होता है। तो कुल प्रतिरोध हम समझ गए बच्चों R प्लस RA हो गया। अब अमीटर द्वारा मापी गई धारा क्या होगी बच्चों? अमीटर द्वारा पढ़ी गई या मापी गई धारा, मापी गई धारा, यही अमीटर का पाठ भी होगा। हम मान लेते हैं I डैश है, फिर हम I डैश बराबर भी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध लगाएंगे। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध बच्चों। चलिए, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध करना है, तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई? कुल विद्युत वाहक बल तो E ही है। कुल प्रतिरोध हम समझ गए कि R प्लस RA हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 बच्चों। अब थोड़ा सा समीकरण 1 और 2 फिर से समझ लें। समीकरण 1 वह धारा थी जो वास्तव में सेल से उस प्रतिरोध में बहने वाली थी, और समीकरण 2 वह धारा है जिसको अमीटर मापे। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अंतर है, दोनों में अंतर है, तो इसका मतलब है कि माप में कुछ त्रुटि है। बच्चों त्रुटि कितनी है घटा दीजिए आप, पहले में से दूसरा घटा दीजिए धारा। तो भाई धारा की माप में त्रुटि कितनी हो चुकी है? धारा की माप में त्रुटि, माप में त्रुटि मान ले बच्चों डेल्टा I है, तो डेल्टा I बराबर क्या लिखेंगे आप? I माइनस I डैश, I माइनस I डैश की वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा I बराबर क्या मिलेगा भाई? इसकी जगह E अपान R माइनस इसकी जगह E अपान R प्लस RA लिखेंगे। हल कर लीजिए बच्चों इसको, ये आप बाहर कर सकते हैं, कॉमन है। डेल्टा I है बच्चों, तो डेल्टा I इज इक्वल टू क्या मिला? E तो बाहर हो गया, हम समझ रहे हैं कि एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा? R और R प्लस RA इंटू में ऊपर हम समझ गए कि हाँ R प्लस RA माइनस समझ रहे हैं हम R आ जाएगा। R से R कटा बच्चों, कट गया, जो मिला उसको लिख लेते हैं हम। डेल्टा I इज इक्वल टू हमें मिला E इंटू RA और बटे R इंटू R प्लस RA। भाई यही त्रुटि है, अमीटर जोड़ने से ही त्रुटि आई है, अमीटर के प्रतिरोध आने से ही त्रुटि आई है। इस समीकरण से, समीकरण 3 से एक बात सीख जाएंगे आप कि समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि भाई धारा की माप में त्रुटि शून्य होगी, धारा की माप में त्रुटि नहीं होगी या त्रुटि शून्य होगी। कब त्रुटि शून्य होगी? कब होगी? जब हम समझ रहे हैं कि भाई RA जो हमारा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। चूंकि ई सेल का विद्युत वाहक बल है, बिना सेल के विद्युत वाहक बल के तो हम धारा बहा ही नहीं सकते। R वही प्रतिरोध है जिसमें धारा बहानी है, तो जिसके कारण त्रुटि आई है, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, उस प्रतिरोध की वैल्यू 0 हो जाए, तो धारा की माप में त्रुटि नहीं होगा। लेकिन क्या कोई अमीटर ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें प्रतिरोध ही ना हो? बिल्कुल भाई, व्यवहार में संभव ही नहीं है ऐसा कोई अमीटर जिसमें प्रतिरोध ना हो। तो आपके मन में बैठ जाए कि भाई शून्य प्रतिरोध का अमीटर व्यवहार में उपलब्ध नहीं है। तो शून्य प्रतिरोध का अमीटर अगर व्यवहार में नहीं उपलब्ध है तो फिर क्या करें? तो हम ऐसे अमीटर को परिपथ में प्रयोग में लाते हैं जिसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम हो। बच्चों न्यूनतम तो कर सकते हैं लेकिन शून्य नहीं कर सकते हैं, और अगर शून्य नहीं कर सकते हैं तो कुछ न कुछ तो त्रुटि बनी ही रहेगी। तो यहां से एक बात सीख गए
त्रुटिहीन धारा मापने के लिए, त्रुटिहीन धारा मापन के लिए अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लेकिन शून्य प्रतिरोध का अमीटर व्यवहार में उपलब्ध नहीं है। लिखेंगे क्या बच्चों? इसलिए ऐसे अमीटर को प्रयोग में लाया जाता है जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो। अब इतनी बात सीखे कि क्यों लाया जाता है, क्योंकि माप में त्रुटि है। अब आप धारा मापी को जब अमीटर के रूप में लाएंगे बच्चों, तो धारा मापी को मीटर में लाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, या तो धारा मापी का प्रतिरोध शून्य हो या तो बहुत न्यूनतम हो। अभी देखेंगे आप क्या उपाय कर देते हैं कि न्यूनतम हो जाता है। तो भाई हम इतना बात पहले फिर से सीख लें। हमारे पास एक परिपथ था जिसमें एक सेल द्वारा किसी बार प्रतिरोध R में धारा भेजी जा रही थी। बच्चों धारा भेजी जा रही तो आपने लिखा सेल से ली गई धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध से धारा I मालूम चल गई अपना। अब इस धारा के मापन के लिए जब आपने अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया, अरे प्रतिरोध का अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा आपने, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बच्चों बढ़ गया। अगर प्रतिरोध बढ़ा तो आप समझ गए कि धारा बदल गई, घट गई धारा थोड़ी सी, तो धारा अपनी घटी हुई धारा ज्ञात कर ली। अब होना इतना चाहिए था, हो इतना रहा है, तो इसका मतलब त्रुटि है बच्चों। त्रुटि है तो आपने घटा लिया, तो त्रुटि आपको पता चल गई। त्रुटि पता चल गई तो आपको ये पता चला कि त्रुटि तभी खत्म हो सकती है जब अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाए, लेकिन व्यवहार में शून्य प्रतिरोध का अमीटर बनाया ही नहीं जा सकता है। इसलिए जब अच्छे अमीटर की जरूरत पड़ती है तो अच्छा अमीटर वही अमीटर होता है जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो। न्यूनतम तो किया जा सकता है बच्चों, लेकिन शून्य नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम धारा मापी को अमीटर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। तो धारा मापी को अमीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए बच्चों कीलिखित चल कुंडली धारा मापी का प्रयोग किया जाता है। और जिस परिपथ में धारा का मापन करना होता है, सपोज करिए यही वो परिपथ है जिसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है, इसी धारा को मापने के लिए आप अब धारा मापी का सहारा लेने जा रहे हैं। तो धारा मापी को आप उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा देंगे बच्चों। ये धारा मापी लग गई बच्चों, इसको G से प्रदर्शित किया जा रहा है। धारा मापी लग गई। हम मान लेते हैं धारा मापी का प्रतिरोध G है, यही धारा मापी है। धारा मापी का प्रतिरोध बच्चों G मान लिया गया। अब आपके मन में ये बैठ जाए, धारा मीटर लगाए थे तो भी प्रतिरोध R मान लिए थे, RA मान लिए थे, धारा मापी लगाए तो G मान लिए, तो क्या फर्क पड़ा? तो फर्क अब आगे पड़ेगा बच्चों। हम जानेंगे कि हमें ऐसा धारा मापी प्रयोग में लाना है जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो। तो प्रतिरोध न्यूनतम करने के लिए करेंगे क्या? हम इस धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध बच्चों जिसको शंट कहा जाएगा, एक छोटा सा प्रतिरोध यही जोड़ दिया गया, शंट बोला जाएगा। इसको हम यस से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रतिरोध जो कि शंट कहलाता है जोड़ दिया जाता है। अब छोटा सा प्रतिरोध जोड़ने से लाभ क्या हुआ? लाभ देखिए, हम मान लेते हैं यहां से धारा आई, यहां पहुंची जब, तो यहां से धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि रास्ते दो हैं। आप अच्छे से जान रहे हैं कि दोनों ही प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में आप जानते हैं कि किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली धारा I बराबर V अपान R होती है। I बराबर V अपान R होती है, क्योंकि V नियत होता है, इसका मतलब I व्युत्क्रमानुपाती होती है R की। जिस चालक का प्रतिरोध कम होता है उसमें बहने वाली धारा ज्यादा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें बहने वाली धारा कम। तो धारा मापी का प्रतिरोध ज्यादा ही हो तो क्या फर्क पड़ता है? शंट हमने छोटा सा लगा दिया है, तो शंट में बहने वाली धारा कम होगी। अब शंट में बहने वाली धारा कम होगी, शंट लगाने से क्या लाभ होगा? लाभ ही आपके लिए उपयोगी है। लाभ ही मन में अच्छे से बैठा लेंगे तो बस सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो शंट लगाने से क्या लाभ होगा? बच्चों सबसे पहला लाभ सीखें कि चूंकि समांतर क्रम में है और शंट का प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए परिपथ में आने वाली टोटल धारा में से अधिकांश धारा शंट से होकर जाएगी। जब अधिकांश धारा शंट से होकर जाएगी तो हम जान रहे हैं कि भाई धारा मापी में जाने वाली धारा बहुत कम हो जाएगी, और धारा मापी में बहने वाली धारा अगर कम हो गई तो क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहला लाभ क्या होगा कि धारा मापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। धारा मापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? हम जानते हैं कि अगर किसी भी प्रतिरोध में हम I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें तो इतने जूल ऊर्जा हमेशा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। तो भाई I जितने ज्यादा होगा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा भी उतनी ही ज्यादा होगी, और I जितने कम होगा ऊष्मा भी उतने कम होगी। तो संकेतक जलने से बच जाएगा। पहला तो हम समझ गए। कुंडली,
धारामापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? धारा कम हो गई बच्चों। अब आगे दूसरी बात क्या होगी? दूसरा लाभ होगा कि धारामापी का संकेतक टूटने से बच जाएगा। धारामापी का संकेतक टूटने से बच जाएगा। काहे बच जाएगा? तो पहले काहे टूट जा रहा था? पहले टूट इसलिए जा रहा था बच्चों, जैसे मान लीजिए कि धारामापी में हमें मालूम है कि 0 से लेकर 10 एम्पीयर की धारा ही ये पढ़ सकता है। अब अगर मान लीजिए कि इस आई की वैल्यू 50 एम्पीयर हो गई, तो 50 एम्पीयर की धारा जैसे ही धारामापी में जाएगी या 10 से ज्यादा धारा जैसे ही उसमें जाएगी, तुरंत उसका कांटा जैसे 50 जा रही तो 50 के पास जाने के लिए चलेगा, इतना तेज चलेगा वो 50 एम्पीयर पर पहुंच जाए। जबकि निशान उसमें 10 तक ही, मापन 10 ही तक कर सकता है। तो जब 50 तक जाने के लिए वो कांटा चलेगा, बड़ी तेज रफ्तार से चलेगा बच्चों, तो अपने जड़त्व के कारण गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा और टूट जाएगा। तो संकेतक टूट जाएगा। अगर शंट लग गया तो शंट लगने से क्या लाभ होगा कि ज्यादा धारा शंट से भाग गई, धारामापी में बहुत थोड़ी सी धारा जा रही है, और थोड़ी सी धारा जाने से हम समझ रहे हैं कि भाई उसको नाप लेगा वो, और संकेतक टूटने से बच जाएगा। तो 2 लाभ सुनना आपने। पहला लाभ क्या आपने सीखा कि धारामापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। दूसरा लाभ क्या आपने सीखा, लिख लेंगे आप, कि भाई शंट लगा देने से निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला लाभ क्या होगा कि धारामापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। दूसरा लाभ क्या होगा कि धारामापी का संकेतक टूटने से बच जाएगा। तीसरा लाभ भाई आप बताएंगे कि धारामापी के मापन का परास बढ़ जाएगा। शंट लगा देने से धारामापी के मापन का जो रेंज है, जो परास है, इतने नाप सकती है। जैसे मान चल गया कि हम 10 एम्पीयर तक धारा ये नाप सकती है। शंट लगा देने पर क्या हुआ कि इसमें 1 एम्पीयर जा रही है, बाकी 9 एम्पीयर इधर चली जा रही है। या ऐसा शंट आपने लगा दिया कि 10 एम्पीयर, जैसे मान लीजिए मुख्य धारा 100 एम्पीयर हो गई, और ऐसा शंट आपने लगाया कि 10 इसमें जाए, बाकी सब इसमें चली जाए, 90 इसमें चली जाए। तो अब तो हम जान रहे हैं कि शंट लगा देने से मापन का परास बढ़ गया, तो 100 एम्पीयर तक नाप ले रही है। अगर शंट न लगा होता तो क्या वो 100 एम्पीयर तक नाप पाती? न नाप पाती। आपका जवाब होगा। तो हम समझ गए कि शंट लगा देने से एक तो संकेतक टूटने से बचा, कुंडली जलने से बची, और तीसरा लाभ हुआ कि धारामापी के मापने का रेंज जो था वो बढ़ गया। अब चौथा और सबसे उपयोगी लाभ, आपने अमीटर सीखते समय जो अमीटर को सीख रहे थे कि अमीटर के जगह पर धारामापी को क्यों लाएंगे आप, तो वहां आपने कहा था कि ऐसा अमीटर प्रयोग में लाना चाहिए जिसका प्रतिरोध 0 हो, और 0 प्रतिरोध का अमीटर व्यवहार में मिलता नहीं है, तो हम ऐसा अमीटर लाते हैं जिसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम हो। 50 एम्पीयर हो गई तो 50 एम्पीयर की धारा जैसे ही धारामापी में जाएगी या 10 से ज्यादा धारा जैसे ही उसमें जाएगी, तुरंत उसका कांटा जैसे 50 जा रही तो 50 के पास जाने के लिए चलेगा, इतना तेज चलेगा वो 50 एम्पीयर पर पहुंच जाए। जबकि निशान उसमें 10 तक ही, मापन 10 ही तक कर सकता है। तो जब 50 तक जाने के लिए वो कांटा चलेगा, बड़ी तेज रफ्तार से चलेगा बच्चों, तो अपने जड़त्व के कारण गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा और टूट जाएगा। तो संकेतक टूट जाएगा। अगर शंट लग गया तो शंट लगने से क्या लाभ होगा कि ज्यादा धारा शंट से भाग गई, धारामापी में बहुत थोड़ी सी धारा जा रही है, और थोड़ी सी धारा जाने से हम समझ रहे हैं कि भाई उसको नाप लेगा वो, और संकेतक टूटने से बच जाएगा। तो 2 लाभ सुनना आपने। पहला लाभ क्या आपने सीखा कि धारामापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। दूसरा लाभ क्या आपने सीखा, लिख लेंगे आप, कि भाई शंट लगा देने से निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला लाभ क्या होगा कि धारामापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। दूसरा लाभ क्या होगा कि धारामापी का संकेतक टूटने से बच जाएगा। तीसरा लाभ भाई आप बताएंगे कि धारामापी के मापन का परास बढ़ जाएगा। शंट लगा देने से धारामापी के मापन का जो रेंज है, जो परास है, इतने नाप सकती है। जैसे मान चल गया कि हम 10 एम्पीयर तक धारा ये नाप सकती है। शंट लगा देने पर क्या हुआ कि इसमें 1 एम्पीयर जा रही है, बाकी 9 एम्पीयर इधर चली जा रही है। या ऐसा शंट आपने लगा दिया कि 10 एम्पीयर, जैसे मान लीजिए मुख्य धारा 100 एम्पीयर हो गई, और ऐसा शंट आपने लगाया कि 10 इसमें जाए, बाकी सब इसमें चली जाए, 90 इसमें चली जाए। तो अब तो हम जान रहे हैं कि शंट लगा देने से मापन का परास बढ़ गया, तो 100 एम्पीयर तक नाप ले रही है। अगर शंट न लगा होता तो क्या वो 100 एम्पीयर तक नाप पाती? न नाप पाती। आपका जवाब होगा। तो हम समझ गए कि शंट लगा देने से एक तो संकेतक टूटने से बचा, कुंडली जलने से बची, और तीसरा लाभ हुआ कि धारामापी के मापने का रेंज जो था वो बढ़ गया।
अब चौथा और सबसे उपयोगी लाभ, आपने अमीटर सीखते समय जो अमीटर को सीख रहे थे कि अमीटर के जगह पर धारा मापी को क्यों लाएंगे आप, तो वहां आपने कहा था कि ऐसा अमीटर प्रयोग में लाना चाहिए जिसका प्रतिरोध शून्य हो, और शून्य प्रतिरोध का अमीटर व्यवहार में मिलता नहीं है, तो हम ऐसा अमीटर लाते हैं जिसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम हो। अब शंट लगा देने से क्या होगा कि अमीटर वाले परिपथ, धारा मापी वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा बच्चों। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। जानते हैं ना? जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप प्रतिरोधों का संयोजन देखें, वीडियो देखें कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, तो वहां आप जान जाएंगे कि भाई समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध छोटे से भी छोटा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध बड़े से भी बड़ा होता है। तो हम चौथा लाभ क्या सीखे कि धारा मापी वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम हो गया। तो धारा मापी वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम हो गया, पहला लाभ। दूसरा, भाई संकेतक टूटने से बच गया। तीसरा लाभ, कुंडली जलने से बच गई। और चौथा लाभ कि धारा मापी के मापन का परास बढ़ गया। तो इतना लाभ होगा शंट लगा देने से। शंट लगा देने से और मतलब मन में हमारे क्या बैठा कि जब हम धारा मापी को अमीटर की जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं तो धारा मापी अच्छे अमीटर का रोल कैसे कर रही है शंट के प्रभाव से। शंट ने धारा मापी के प्रतिरोध को छोटे से भी छोटा मतलब बहुत कम कर दिया है। और आप जानते हैं कि अच्छा अमीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो, बहुत कम हो, शून्य तो बनाया नहीं जा सकता है। धारा मापी के प्रतिरोध को आप बहुत न्यूनतम कर सकते हैं शंट लगाकर। तो शंट लगाने से चार लाभ आप में बैठ जाए। पहला लाभ क्या कि धारा मापी के मापन का परास बढ़ जाता है। दूसरा, धारा मापी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तीसरा, धारा मापी की कुंडली जलने से बच जाती है। और चौथा, धारा मापी का संकेतक टूटने से बच जाता है। तो बच्चों इन लाभ के कारण, अब इतना लाभ अगर आप सीख गए कि हाँ चार लाभ आप सीख गए, चारों लाभ आप लिख लेंगे। पहला लाभ क्या लिखेंगे बच्चों कि धारा मापी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरा लाभ क्या लिखेंगे कि धारा मापी के मापन का परास बढ़ जाएगा। तीसरा लाभ, धारा मापी की कुंडली जलने से बच जाएगी। चौथा लाभ, धारा मापी का संकेतक टूटने से बच जाएगा। तो इतना लाभ मिल रहा है बच्चों, तो शंट लगा लेंगे। चलिए शंट लग गया। अब हम मान लें कि भाई मापन कैसे करेंगे, कैसे मापन का परास बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है पता लगाना है बच्चों। पता लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ आई धारा पहुंची, तो धारा मापी में जाने वाली धारा हम मान लेते हैं बच्चों IG है। आई का मापन करना था बच्चों। IG वो धारा है, धारा मापी में गैलोमीटर में जाने वाली वो धारा है जिससे धारा मापी में पूर्ण विक्षेप होगा। पूर्ण विक्षेप मतलब बच्चों कि उसका कांटा 0 से लेकर 10 पे पहुंच जाएगा। मतलब IG धारा जाने पर कांटा 0 से शुरू होकर कहां पहुंच जाएगा 10 पर। तो बच्चों I में से IG तो धारा मापी में चली गई, तो शंट में कितनी गई? शंट में आप समझ रहे हैं I माइनस IG जाएगी, तो I माइनस IG शंट में प्रवाहित हो गई। अब शंट में प्रवाहित हो गई, ऐसे यहाँ आगे फिर दोनों मिल गई, फिर यहाँ बहने वाली धारा कितनी हो गई है कुछ फर्क में पड़ा। तो आप देख रहे हैं बच्चों की शंट और धारा मापी दोनों समांतर क्रम में हैं, क्योंकि शंट व धारा मापी समांतर क्रम में हैं। और समांतर क्रम में आप जानते हैं कि विभवांतर समान रहता है, तो आप कह सकते हैं कि VG ही बराबर होगा VS के। मतलब धारा मापी के सिरों का विभवांतर शंट के सिरों के विभवांतर के बराबर होगा। धारा मापी का विभवांतर धारा प्रतिरोध के पदों में क्या लिखे बच्चों? G into IG लिखते हैं। जहां G क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। IG क्या है? वह धारा जिससे धारा मापी में पूर्ण विक्षेप होगा। VS को क्या लिखें बच्चों? अब चूंकि उसमें धारा I माइनस IG है और उसका प्रतिरोध आपने यस मान रखा है, तो यस हो जाएगा। यहां से बच्चों यस की वैल्यू निकालने, तो यस बराबर क्या हो जाएगा? यस बराबर हम समझ गए हैं कि सॉरी बच्चों इसको हटाओ भाई, इसको हटा दिया हमने फिर से। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? IG और बटे I माइनस IG हो जाएगा। यही आप फार्मूला याद कर लें बच्चों। इंटू G अभी बचा हुआ है, तो कितना शंट लगाएंगे आप इसी से लगा देंगे। इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमें शंट जो लगाना है
वो कितने प्रतिरोध का लगाना है, जो छोटा सा शंट लगाना है। अब शंट लगाने के बाद हमको मालूम चल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। IG क्या है? IG वो धारा है जिससे धारा मापी में पूर्ण विक्षेप होगा। I क्या है? वो धारा है जिसका मापन होना है। G क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध है। क्लियर होगा बच्चों? अगर यहां से आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा IG है वो I का कौन सा भाग है, तो पता लगाने के लिए हम भाई अंदर गुणा करा देते हैं। हम समझ रहे हैं G इंटू IG बराबर हो जाएगा S इंटू I माइनस S इंटू IG। IG एक तरफ कर लीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो IG कॉमन हो जाएगा और हम समझ रहे हैं कि आ जाएगा G प्लस S और बराबर हमारा बचा हुआ है SI। अगर यहां से हमको SIG की जरूरत है कि IG कितना होगा, तो IG होगा कितना बच्चों? I का S अपान S प्लस जीवा भाग होगा। I का कौन सा भाग होगा? S अपान S प्लस जीवा भाग होगा। ये IG की वैल्यू है, एक याद किए रहे, समीकरण 4 ही याद किए रहे, उसी से सब हो जाएगा। ये तो बस ये सीखने के लिए है कि कितना था, कितना लगा देने पर कितना हो जाएगा। तो I का भाई अब आप इसी के मान से समझ जाएंगे कि शंट लगा देने से जो IG है, IG मतलब धारा मापी में जाने वाली धारा है, वो टोटल की कितनी है, टोटल की कितनी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना मापन का अपराध बढ़ा है। अब कैसे बढ़ा है आप सीख गए थे, अभी आप सीख गए थे कि जैसे मान लीजिए 100 एम्पीयर की धारा मापनी है और अमीटर जो धारा मापी हमारी 10 है नाप सकती है, तो हम ऐसा शंट लगा दें कि 10 एम्पीयर तो धारा मापी से जाए, शेष जो 90 बचे, जो I माइनस IG है मतलब 90 है, वो शंट से बह जाए, तो हम समझ रहे मापन का अपराध बढ़ जाएगा। 1000 नापना है तो 10 उसमें से जाए, 990 इसमें से जाए, ऐसा शंट आपको खोज के लगा देना। छोटा सा शंट लगाना होगा बच्चों, छोटा सा शंट आप प्रैक्टिकल के टाइम लगाएंगे, छोटा सा प्रतिरोध, तो वहां आप सीखेंगे। तो ये था बच्चों धारा मापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल छोटे छोटे ही हैं और पूछे जाएंगे तो 5 नंबर में पूछ लिए जाएंगे बच्चों। तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल ऐसे हमको 2 लाइन 3 लाइन में जब सही हो जाएगा तो खूब मजा आ जाएगा। तो धारा मापी का मीटर के रूप में रूपांतरण खत्म हुआ बच्चों। अब धारा मापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिर अगले वीडियो में हम उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा देंगे। तो ये चैप्टर एकदम क्लीन हो जाएगा आपके लिए, इतना बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप सारे वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली तो ये चैप्टर आपका एकदम ढंग से तैयार हो जाएगा बच्चों। तो अगर नहीं देखे हों तो पीछे की वीडियो आप क्लियर कर लें, देख लें अच्छे से। हम आगे इस चैप्टर को एकदम से न्यूमेरिकल्स और छोटे बड़े क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन सहित निपटाने के चक्कर में, तो सारे क्वेश्चन निपटाए जाएंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आपको शुभ रात्रि।